हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल। तो आज शुरू करेंगे हमारा आखिरी लेक्चर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसी के जस्ट बाद मैं आपको समझाऊंगा कुछ पार्ट स्टीरियो केमिस्ट्री का, जो इस चैप्टर के अंदर मिड में रह चुका है ना, वो वाला पार्ट अपन खत्म करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। उसमें पहली रिएक्शन आएगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2, ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन होती है। अब वो पढ़ा था अपन ने किस में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। तो हेलो एरीन्स के अंदर पहला आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके अंदर हमको देखना है कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। पहले हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लोरोबेंजीन मैंने बनाया। इस क्लोरोबेंजीन से हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये और ये यहाँ माइनस, ऊपर Cl प्लस, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे ये इधर Cl प्लस, Cl प्लस, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। चलिए, तो यहाँ पे ये हमने इसका रेजोनेंस करवा दिया है ना, ये हमने इसका रेजोनेंस करवा दिया। अच्छा, लास्ट स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इसके अंदर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव आयन कहाँ कहाँ है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये वापस क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये तीन बातें, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया बेटा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है ना। अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, इस Cl को करेगा। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, उस Cl को, क्योंकि उस तरफ आपको याद हो तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे CH3 और ये Br। तो पहले ये Br बाहर निकलेगा, फिर जाके OH जुड़ पाएगा ना, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ये Br का बाहर निकलना जरूरी है, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे भैया Cl जो है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, मतलब बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। क्यों, क्या रीजंस है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई अगर ये निकलेगा ही नहीं, अगर लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो ही नहीं सकती, या वी कैन से कि हेलो एरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, हेलो एरीन्स are less reactive towards nucleophilic substitution reactions, ठीक है। हेलो एरीन्स जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसकी क्या रीजंस है। तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। पहला रीजन क्या है, देखिए
तो क्यों, क्या क्या रीजंस होते हैं और क्यों ये लेस रिएक्टिव होता है वो अपने को देखना है। पहला रीज़न है इसका कि रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। किसमें? कार्बन और क्लोरीन में, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन में क्या हो गए? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए। और डबल बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, तोड़ने के लिए टू ब्रेक इट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। समझ रहे हैं, ठीक है, कि भैया यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल को जुड़वाने के लिए, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं कि जब तक Cl निकलेगा नहीं तब तक वो जोड़ नहीं सकता। ये पहला पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद की बात अपन करते हैं कि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। अगला लिखते हैं हम लोग रीज़न कि भाई दूसरा क्या रीज़न हो सकता है। तो एक तो हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा रीज़न है बेटा कि अगर मैं सिर्फ ये बनाऊँ, मैं पूरा इसको हटा ही देता हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारा हेलो एरीन, और मैं सिंपल अगर लिखता हूँ जैसे CH3, CH2 और Cl ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये है हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के अंदर इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देखिए इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका नेचर क्या है? sp3। और इधर इस कार्बन के साथ देखो तो ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? sp2, ठीक है। तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर, ठीक है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो S कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे सर? तो sp2 और sp3, ठीक है, sp2 और sp3। यहाँ पे S कितना है बेटा? S कितना है? 1 है। और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? टोटल ऑर्बिटल से एक S और 2 P। तो sp2 में मैं आपको बता रहा था टोटल कितना S ऑर्बिटल है? 1 है। और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक तो S और 2 P, कितने हो गए बेटा? 3। तो 3 में से S ऑर्बिटल कितना हुआ? 1। इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.3% क्या आया? ये परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक है, कि S कैरेक्टर इतना है। और इधर sp3 में देखें तो 1 टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 4 है। 1 + 3 4 है, इंटू क्या करेंगे? 100। कितना आएगा भैया? 25%। तो इसमें S कैरेक्टर है कम, इसमें S कैरेक्टर है ज़्यादा। इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होगी, तो इसी वजह से रेजोनेंस स्टार्ट होता है इसमें। इसी वजह से क्या होता है? रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा अपने अंदर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड को वापस तोड़ना मुश्किल है, तो उस वजह से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। अनटिल अनलेस ये क्लोरीन यहाँ से निकलता नहीं है तब तक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होगा? अटैक नहीं कर सकता है। तो रीज़न नंबर 1 हमने पढ़ा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। रीज़न नंबर 2 हमने पढ़ा कि S कैरेक्टर या हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। मतलब कौन सी सारी चीज़ें? हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस की वजह से और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अंदर आने की वजह से, ठीक है। हेलो एरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो? ठीक है, चलिए 2 पॉइंट्स और है जिनको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट्स और है, तो 1 2 3। थर्ड पॉइंट आता है बेटा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन।
आपने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि कार्बोकैटायन बनना जरूरी है। अब कार्बोकैटायन यहाँ पे भी बनेगा, अगर Cl बाहर निकल जाए तो बेंजीन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन पे प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है कि भाई फिनाइल के ऊपर क्या लग गया, कैटायन। बेंजीन का के अंदर से जब भी एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको फिनाइल कहा जाता है। फिनाइल के ऊपर क्या आ गया, कैटायन आ गया, तो वो इनस्टेबल है, अनस्टेबल है। क्लियर? तो उस वजह से भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा इसको भाव नहीं देते हैं। ठीक है, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर? एंड लास्ट आता है कि रिपल्शंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से भी ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। 4 रीज़न हो गए। पहला रीज़न हो गया कि पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से, दूसरा रीज़न हो गया क्या, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस की वजह से, तीसरा रीज़न हो गया इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन की वजह से, और चौथा रीज़न हो गया इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, इस वजह से। क्लियर? तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग लेते हैं कि कुछ रिएक्शंस है जो हो जाती है, कैसे होती है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय, इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवाना है। राइट? ठीक है, तो इधर देखिए, ये Cl है बेंजीन के ऊपर, हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, Cl है, इसकी रिएक्शन अपन ने NaOH से करवा दी, इसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवा दी, NaOH से करवा दी, और 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर के ऊपर करवा दी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, NaOH से करवा रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप इसकी आएगी, H+ के साथ में हाइड्रोलिसिस भी करवाना है। 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl निकलेगा और OH ऊपर आ जाएगा, Cl निकलेगा और OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगली रिएक्शन जो होगी, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्थो या पैरा के ऊपर ग्रुप लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्थो या पैरा के ऊपर ग्रुप लगा दूँ, जैसे मैंने ऑर्थो पे लगा दिया एक ग्रुप NO2, ठीक है, और एक और मैं कर लेता हूँ जिसमें मैंने पैरा पे ग्रुप लगा दिया। एक बार ज़रा कैमरा में देख लेते हैं, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पैरा वाला हम लोग अलग से लिख लेंगे, है ना। तो एक ग्रुप हमने लगा दिया बेटा यहाँ पे ऑर्थो पे, तो ऑर्थो के ऊपर जैसे ही ग्रुप लगा तो ये NaOH, ठीक है, H+ और सेकंड इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर ऑर्थो पे ग्रुप आने की वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा वो हम कितना कम हो जाएगा। पहले 623 देना पड़ रहा था, अब NO2 के यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम टेम्परेचर में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, OH में। कम टेम्परेचर में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, OH में। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पैरा पे भी लगा दूँ, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे लगा देता हूँ, तो और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको नोट करिएगा। अगर मेरा कोई ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों जगह लगा हुआ होता, दोनों जगह लगा हुआ होता, तो मेरा ये वाला जो टेम्परेचर है ये और कम होके कितना हो जाता, 368 केल्विन हो जाता। कितना हो जाता, 368 केल्विन हो जाता। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा कि जैसे जैसे आप ग्रुप्स जोड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ग्रुप्स जोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर के अंदर हम ये रिएक्शंस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर पे प्रोसीड। अच्छा, अगर ऑर्थो और पैरा पे तो लग ही गया, तो अब क्या बच रहा है केवल, अब क्या बच रहा है केवल कि भाई एक ऑर्थो पोजीशन और बच रही है, मेटा नहीं, मेटा पे नहीं लगाने का। ठीक है, अब एक ऑर्थो पोजीशन और बच रही है, तो यहाँ पे ऑर्थो और लगा दें NO2, तो अब टेम्परेचर भी नहीं देने का। अब सिंपल क्या करो, वार्म कर दो। सिंपल क्या करो, वार्म कर दो। आपका ये Cl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH के अंदर। ओके, वार्म इन H2O। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये आपको देखना पड़ेगा, है ना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। और अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म्स पढ़ लेते हैं कि भाई इसके अंदर कैसे रेजोनेंस होगा, कैसे रेजोनेंस होगा और क्या इफेक्ट आएगा ऑर्थो, पैरा और मेटा के ऊपर। क्लियर? ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से हटा दीजिए, हटा दिया। चल,
फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग सिंपल, यहाँ Cl लगाया, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, NO2 लगा दिया। पैरा पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, NO2 लगा दिया, ठीक है। इसको OH माइनस से हम ट्रीट करवा रहे हैं, यानी OH लिया था ना, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल उधर जाएगा, Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब क्या करना है बेटा, रेजोनेंस करवाइए, रेजोनेंस करवाइए। कैसे होगा रेजोनेंस, जो देखिए यहाँ से अगर बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इस पे प्लस और इस पे क्या आएगा, माइनस। ये OH माइनस कहाँ अटैक होगा, इस प्लस पे, यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ रह गया, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा NO2, और Cl लगा हुआ था, इसी के साथ में क्या जुड़ गया, OH माइनस इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैक हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या किसी को, ये बॉन्ड तोड़िए, इधर प्लस इधर माइनस लगेगा, तो इधर माइनस लगने की वजह से ये माइनस एज इट इज आ गया, इधर प्लस लगने की वजह से OH माइनस ने वहाँ पे अटैक कर दिया। क्लियर, ठीक है। अब फटाफट इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दीजिए, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो NO2 के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, स्टेबल हो गया। तो यहाँ से ये प्लस और पुराना माइनस मिलके बॉन्ड, इधर बॉन्ड और इधर Cl और OH लगे हुए रह जाएंगे। आ गया, ठीक है। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, ऊपर माइनस था ना, तो इसके बाद प्लस ही आएगा, इसके बाद माइनस, तो माइनस वाले चार्ज को यहाँ पे इफेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट OH Cl एंड इधर से डिश ऐसे कर दिया हमने NO2, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, इधर वाले बॉन्ड को छेड़ना ही नहीं है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड, और ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। ये रेजोनेंस हो गया ना बेटा, यहाँ पे बॉन्ड आया है, अच्छे से बना लेते हैं, ये बॉन्ड आया है ना। और लास्ट स्टेप जो होगी, इस माइनस को अब लेके कौन निकलेगा, अगर ये Cl माइनस यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस, ये प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, और ऊपर क्या लग गया, OH माइनस, और बाहर क्या निकल गया, Cl माइनस। बोलिए, समझ में आया, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है भैया। तो यहाँ से ये नीचे NO2 लगा दीजिए, और ये पार्ट हो गया आपका किसका, पैरा पे। अब पैरा पे एक बात ध्यान रखो, क्या NO2 पे नेगेटिव आया क्या, यस आया, ठीक है, आया है, NO2 पे नेगेटिव आया है ना, ठीक है, यस आया है, इसको ध्यान रखिए। अगला पार्ट इसी को करते हैं हम लोग ऑर्थो पे, इसी वाले पार्ट को मैं करता हूँ ऑर्थो पे। NO2, ये NO2 कहाँ जाएगा भैया, इधर, ये वाला NO2 यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ रहने दीजिए, इधर NO2, इधर NO2। तो देखो ऑर्थो पे भी NO2 आया है क्या, NO2 आया है, और ऑर्थो पे ही माइनस ग्रुप भी आया, मतलब ऑर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर यहाँ पे जो होगा ये इफेक्ट शो होगा, ठीक है। इसीलिए आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टेम्परेचर रेंज कम हो रही थी, वो इसकी वजह से हो रही थी कि भाई ऑर्थो के ऊपर भी नेगेटिव ग्रुप था और पैरा के ऊपर भी क्या था, नेगेटिव ग्रुप था। पैरा पे भी आ रहा है, ऑर्थो पे भी आ रहा है, इस वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर मेटा पे लगा दो, आप मेटा पे लगा दो, अगर यहाँ लगा देता मैं NO2, और यही NO2 इधर आता, यही NO2 इधर आता, ये NO2 इधर भी आ जाता, इस पे माइनस तो आया ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, बात ही नहीं करी उस माइनस ने इससे, ठीक है, मिलने ही नहीं गया, है ना। इधर भी आप चेंज कर दीजिए, तो कोई लेना देना नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए मेटा पोजीशन पे लगाने से इसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। आ गया बात समझ में। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, और इसी जगह पे हेलो एरीन्स की हमारी पहली प्रिपरेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ख़त्म होती है। इसी के जस्ट बाद वापस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। बढ़ते जाओ, आगे करते जाओ। चलिए, सेकंड पार्ट आता है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वाले पार्ट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें टोटल हमको 5 रिएक्शंस पढ़नी है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। तो अब इसमें हमको फर्दर कितनी रिएक्शंस पढ़नी है, 5 रिएक्शन पढ़नी है। मैं पाँचों को एक बार नाम लिख रहा हूँ, है ना।
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एसाइलेशन। ठीक है, ये 5 रिएक्शन है, 1 2 3 4 5, ये 5 रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन। इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होंगे, अटैकिंग रिएजेंट या फिर सिंपल रिएजेंट्स लिख लेते हैं, कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है वो लिखते हैं। नाइट्रेशन हमेशा होता है बेटा HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में। सल्फोनेशन होता है H2SO4.SO3, इसको H2S2O7 भी बोला जाता है ना, ओलियम कहते हैं इसको, ओलियम। क्लियर। उसके बाद हैलोजिनेशन जो होता है ये X2 के साथ में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लेविस बेस, लेविस एसिड। ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन अगर हो रहा है तो CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में, और इधर एसाइलेशन हो रहा है तो CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इनके साथ में होगा, राइट। ठीक है। अब नाइट्रेशन में क्या ग्रुप जुड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कहाँ जुड़ेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो का, एक प्रोडक्ट बनेगा पैरा का। ठीक है। तो कहाँ जुड़ेगा बेटा, क्या जुड़ेगा, इसमें तो जुड़ता है NO2, इसमें क्या जुड़ता है NO2, इसमें क्या जुड़ेगा SO3H, इसमें क्या जुड़ेगा SO3H, इसमें क्या होगा X, सिर्फ X, जैसे Cl है तो Cl जुड़ जाएगा, Br है तो Br जुड़ जाएगा, राइट। इसमें क्या जुड़ेगा बेटा CH3, इसमें क्या जुड़ेगा COCH3, इसमें क्या जुड़ेगा COCH3, है ना। ठीक है। देखिए फटाफट जल्दी से, चलिए अब एक बार फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन ले लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मान लिया कि बेंजीन के साथ में रिएक्शन हुई, मान लिया कि बेंजीन के साथ में रिएक्शन हुई, तो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में, HNO3 या H2SO4 के साथ में होगी, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भैया, NO2 लग जाएगा। अब सर बेंजीन में ऑर्थो और पैरा तो है ही नहीं है, तो आप सीधा एक जगह पे लगा दीजिए, एक जगह पे लगा दीजिए, NO2 लगा दीजिए, दैट्स ऑल, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर। तो नाइट्रेशन जब भी होगा बेंजीन के साथ में रिएक्शन होगी तो HNO3 में से NO2 जाके जुड़ जाएगा। क्लियर। सल्फोनेशन होगा तो H2S2O7 इसके साथ में रिएक्शन हो जाएगी तो SO3H जाके ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर हेलोजिनेशन हुआ तो X2 के साथ में रिएक्शन होगी तो एक X जाके ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ तो CH3Cl में से CH3 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ तो CH3COCl इसमें से COCH3 ऊपर जाके जुड़ जाएगा। क्लियर हो। ठीक है, क्लियर हो, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स है दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल हियर, है ना, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बन के वहाँ पे क्या होंगे, ठीक है, अटैक होंगे। अब हम लोग एक एक रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट, और देन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो रिंग्स फिनिश होती है ना। इसके बाद हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट चालू हो जाएगा, उसको हम लोग खत्म करेंगे, है ना। चलिए, बेंजीन की रिएक्शन अगर HNO3 से हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, नाइट्रेशन। ये कौन सी हुई बेटा, नाइट्रेशन। ठीक है, पहली। दूसरी, अगर बेंजीन की रिएक्शन H2SO4.SO3 H2S2O7 से हो जाए तो ये क्या बनाएगा, सल्फोनेशन, SO3H बनाएगा। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हुई, सल्फोनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बोला जाएगा। थर्ड वन, हेलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन। ठीक है, अगर बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये यहाँ पे Cl लगा दीजिए, यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक H निकलेगा ना, वो HCl को लेके फुटर हो जाएगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, ये 3 रिएक्शन हुई। इसके बाद पढ़ते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हमको बात करनी है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे CH3Cl के साथ में रिएक्ट होगा, ये AlCl3 के साथ में होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जाके CH3 जुड़ेगा, अभी टेबल में लिखा है आपको CH3 जुड़ेगा, तो इधर से एक H और वो Cl HCl बन के बाहर निकल जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? CH3। क्या आ जाएगा? CH3। दिस इज मिथाइल बेंजीन, टोलुइन कहा जाता है इसको, मिथाइल बेंजीन टोलुइन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये थी 4th और ये थी 5th। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बेंजीन हो गया, इसके साथ में CH3COCl, इसकी रिएक्शन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, बचा क्या? CH3CO पॉजिटिव। ठीक है, तो वो इसके ऊपर पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, तो COCH3 इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म। ठीक है, इसके बाद लास्ट रिएक्शंस बचती है। और अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे लास्ट है, अभी एक और लास्ट है। ठीक है, 2 और लास्ट है, उनको देख लेते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है बेटा 2 पार्ट। क्या क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें अपन ने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ जो हेलोएरिन्स होते हैं वो क्यों, न्यूक्लियोफाइल की तरफ हेलोएरिन्स जो होते हैं वो क्यों ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। उसके रीजंस पढ़े हमने, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, है ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें 5 तरीके की रिएक्शंस हमने पढ़ लिए। अब लास्ट पार्ट आता है इसका, लास्ट पार्ट आता है रिएक्शंस विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, है ना, मेटल्स के साथ में रिएक्शन। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बिल्कुल वैसी की वैसी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली आती है बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वी विल रिलेट इट विद वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CH3Cl, इसकी रिएक्शन 2 Na के साथ में, और CH3Cl मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन होगी, तो ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल जाएगा और CH3CH3 हो जाएगा, है ना, प्लस ट्वाइस NaCl, ये बन जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन थी हमने जो पढ़ी थी। अब अपन को पढ़नी है वुड्स फिटिग रिएक्शन, मतलब वुड्स का भी पार्ट ले और फिटिग का भी पार्ट ले, इन दोनों का पार्ट लेते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये बेंजीन को थोड़ा सुला देते हैं अपन, है ना। सो जा बेटा, सो जा, सो जा रे सो जा मेरे राजा। ये हो गया। अब इधर CH3 ये ले लिया मैंने, ये तो मैंने ले लिया वुड्स के पार्ट से, और ये ले लिया मैंने किससे? फिटिग के पार्ट से, फिटिग के पार्ट से। फिटिग ने क्या बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड लो, एरोमेटिक कंपाउंड लो, इसको भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाना है, ड्राई ईथर। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बनेगा, यहाँ से Cl, यहाँ से Na और ये Cl, NaCl बाहर। अब इस बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएंगे, कौन से महाराज पदार्थ जाएंगे? CH3 महाराज। ठीक है, बेंजीन पे जब CH3 लगता है तो इट विल बी कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन कहा जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं, अभी पढ़ा है हमने, है ना। और इसी के बाद में आती है रिएक्शन एक और, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, लड़ाई चल रही है, ये दोनों आपस में जब सेम टू सेम हो गए रिएक्ट, तो मुझे किसी और के साथ में क्यों करवाया, मुझे भी खुद के साथ में रिएक्ट करवाओ। ठीक है, तो इसको भी खुद के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ये Cl ट्वाइस ऑफ Na,
दो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओनली, क्या होगा इसको आप लोग खुद ही कर सकते हैं। NaCl NaCl बाहर निकालिए, दो बेंजीन आपस में जुड़ेंगे, बाइफिनाइल बन जाएगा भैया। ये ऐसा बन जाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, है ना। तो यहाँ पे अब आपकी सारी की सारी रिएक्शंस हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की ख़त्म होती है, ठीक है। सारी प्रिपरेशंस, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी बातें अपन ने कर ली। अगला जो पार्ट इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना बाकी रह गया है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट। तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट अभी हम लोग देख लेते हैं आगे, एंड देन इस वीडियो को आज ही विराम देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट चालू करते हैं। कर दिया सर, चलिए। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर हमको ये देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, वो हमको देखना है ना। तो देखिएगा ज़रा, हम कोई ऑर्डिनरी लाइट बनाते हैं, यहाँ पे हम कोई ऑर्डिनरी लाइट बनाते हैं। ऑर्डिनरी लाइट सारी डायरेक्शंस के अंदर हिट कर रही है ना, सारी डायरेक्शंस में हिट कर रही है, ठीक है। ये मैंने मान लिया क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने पास किया बेटा निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से। ऑर्डिनरी लाइट इसको निकोल प्रिज्म में से पास किया। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, सारी ऑर्डिनरी लाइट्स को क्या करता है, एक प्लेन में ले आता है, एक प्लेन में ले आता है, और इसको बोलते हैं फिर अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये कहा जाता है। ऑर्डिनरी लाइट इसको निकोल प्रिज्म से पास किया तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप उस सैंपल में से डालो जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है ना, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है। सैंपल में से डाल दिया हमने, इस ऑर्डिनरी लाइट को इसमें से डाल दिया। तो अब दो बातें होगी, या तो ये सीधी सीधी पास हो जाएगी या ये इधर उधर घूम जाएगी, है ना। अगर ये सीधी सीधी पास हो गई, अगर ये सीधी सीधी पास हो गई, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल लाइट का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर ये घूम गई तो वापस दो बातें होगी कि ये या तो राइट साइड घूमे या ये क्या करे, लेफ्ट साइड घूमे, या तो ये राइट साइड घूमे या ये लेफ्ट साइड घूमे। अगर ये क्लॉकवाइज घूमती है, अगर ये राइट साइड घूमती है, तो इसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो। जैसे ग्लूकोज डी हो गया तो डी फॉर डेक्स्ट्रो। लिवोसेट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक टैबलेट आती है लिवोसेट्रिजिन, तो लिवो क्या हो गया बेटा, ये लेफ्ट साइड घूमने को कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन हम लोग देखते हैं, क्लियर। इसको डी से, स्मॉल डी से लिखा जाता है, और पॉजिटिव इसको स्मॉल एल या नेगेटिव से लिखा जाता है। अगर ये देखिए, वापस समझा देता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको चेक करनी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के अंदर हमको क्या करना है, ऑर्डिनरी लाइट देखनी है। ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया तो ये क्या बनाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, ठीक है, ये बनाएगा। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने सैंपल से पास किया तो दो बातें होगी, या तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा या ये नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ लो, नहीं निकलेगा ऐसा होगा ही नहीं, निकलेगा तो है, ठीक है। तो या तो ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में पास हो जाए या ये क्या करे, रोटेट हो जाए, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर आप लोग क्या देखेंगे, ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनी, सैंपल से पास हुई, सीधी सीधी निकल गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर सीधी सीधी नहीं निकली और अगर इसने रोटेशन दिया, अगर इसने रोटेशन दिया तो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर दो बातें होगी, या तो ये राइट साइड घूमे या ये लेफ्ट साइड घूमे। अगर राइट साइड घूमती है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड घूमती है तो लिवो। राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आगे वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का। दोस्ती, चलिए तो नोट डाउन करिएगा आप लोग, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आता है बेटा इसका, सेकंड पार्ट इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किरलिटी, किरलिटी, है ना, किरलिटी पढ़ना है। किसी कार्बन को किरल कब कहा जाएगा और अकिरल कब कहा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक होगा किरल
और एक होगा अकिरल। पहले हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा जीओसी के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से किरल जो होता है वो क्या होता है, ये लिखा हुआ है एक लाइन इसमें, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, किरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाई जाए तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ठीक है, और इधर क्या हो, सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, ठीक है। ये वाला पार्ट, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ है, अगर मैं इसके सामने कांच रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं और अगर मैं इसके सामने कांच रख दूं तो देखो ये हाथ इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। सब जने अपने अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे। ये वाला हाथ है, इसके सामने अगर कांच रख दिया जाए तो आपका ये वाला हाथ नजर आएगा क्या भैया, ठीक है, ये वाला हाथ नजर आएगा। तो ये वाला हाथ इस हाथ की क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। ये वाला हाथ इस हाथ की क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के और इसके ऊपर रखूं, ऐसे नहीं रखने का, ठीक है, राम राम नहीं करने का, ठीक है, इसको ऐसे उठा के और इसके ऊपर रखूं, ठीक है, तो मछली जल की रानी है, ठीक है। तो अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये सुपर इम्पोज हुआ क्या भैया, क्या ये सुपर इम्पोज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो ये वाला कार्बन जो था वो क्या हो गया, किरल कार्बन हो गया, ठीक है। ये कार्बन क्या हो गया, किरल हो गया, ठीक है। अब समझिए हम लोग एक चीज़ और लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को एज इट इज़, इस मार्कर को एज इट इज़ उठा के इसके सामने कोई दूसरा मार्कर लाके खड़ा कर दूँ, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को उठा के इसके ऊपर रखूँगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, हो जाएगा। तो जहाँ सुपर इम्पोज हो जाएगा तो वो क्या होगा, अकिरल होगा, अकिरल होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जहाँ पे बेटा सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात आएगी वहाँ पे अकिरल कार्बन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, किरल। अच्छा, जीओसी में किरल सेंटर्स की एक और डेफिनेशन होती है, ऐसे कार्बन जिसके चारों तरफ क्या हो, अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हो। समझिए, इधर Cl, इधर H, इधर OH, इधर CH3, ऐसा लगाओ। इसका जब मैं मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज समझिएगा, इस कार्बन के ऊपर और नीचे वाला तो एज इट इज दिखेगा। इधर देखिए, इधर से ये वाला हाइड्रोजन मिरर के फ्रंट में है तो ये इधर नज़र आएगा, ये उधर नज़र आएगा, ये उधर नज़र। तो ये वाला जो कार्बन हुआ ना बेटा, ये क्या हुआ, किरल सेंटर हुआ। इसके चारों तरफ क्या हुए, अलग अलग ग्रुप हुए। इसकी मिरर इमेज ये बन गई। इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो क्या सुपर इम्पोज होगा क्या, देखो हाइड्रोजन इधर राइट साइड में, इधर CH3, दोनों सुपर इम्पोज होंगे ही नहीं, है ना। तो जब दोनों सुपर इम्पोज नहीं होंगे और चारों ग्रुप्स अलग अलग होंगे तब हम क्या बोलते हैं, इसको किरल सेंटर बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है। मिरर इमेज बनाना भी आ गया। अब इसी के साथ में एक टॉपिक और यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे आइसोमर, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है क्या मिरर इमेजेस एक दूसरे की आइसोमर होती है क्या, यस होती है। इनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसमें H राइट साइड में है, उसमें H लेफ्ट साइड में है ना। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो सुपर इम्पोज नहीं हो रही है ना। तो समझिएगा, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी क्या हो, मिरर इमेज हो, जिनकी क्या हो, मिरर इमेज हो, ठीक है, या ऐसे आइसोमेरिक कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज हो और वो मिरर इमेजेस क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, एनेंटियोमर्स। क्या कहते हैं बेटा, एनेंटियोमर्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और जो क्या करते हैं, जिनको सुपर इम्पोज करने पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उन आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, एनेंटियोमर्स कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। इसी के बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और है वो हम लोग फिनिश करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा बेटा थर्ड वन है ना, वो लेते हैं हम लोग रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन एंड इन्वर्जन,
ये बात अपन ने SN1 और SN2 में पढ़ ली थी, SN1 और SN2 में पढ़ ली थी। SN1 का जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या दे रहा था, रिटेंशन दे रहा था, रिटेंशन दे रहा था, मतलब उसमें Br जिस टाइप था उसी तरफ क्या आके जुड़ा था, OH आके जुड़ा था। और इन्वर्जन जो पढ़ा था वो किस में पढ़ा था अपने, SN2 में पढ़ा था, बैक साइड अटैक की वजह से, है ना। तो इस टॉपिक को आप लोग वापस SN1 और SN2 को रिवाइज करके देखिए, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग लेते हैं रेसेमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल है, 50% डेक्स्ट्रो, ऐसे कोई कंपाउंड हो जो 50% तो क्या हो उसमें डेक्स्ट्रो हो और 50% उसमें क्या हो, लिवो हो, ठीक है। 50% तो क्या हो, डेक्स्ट्रो हो और 50% क्या हो, लिवो हो। तो ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसेमिक मिक्सचर जो होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर। रेसेमिक मिक्सचर्स किसको कहेंगे, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवो का जो कंपाउंड होगा उसको रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसेमिक मिक्सचर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है, ये कहा जाता है। राइट, आ गया समझ में, है ना। तो हमारे सारे के सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स जो इस चैप्टर में अवेलेबल है वो सारे हमने कवर किए हैं। आप लोग NCERT खोल के इनके कुछ एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्तम, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरे वीडियोज़ को ढंग से देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। NCERT के क्वेश्चंस करते टाइम अपने नोट्स को सामने रखिए और एक एक क्वेश्चन, जब भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन आता है तो उसके लॉजिक्स पहले पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतने घर वाले भी राजी, और क्या करेगा पाजी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।